और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। राजस्थान में राज्यसभा का रण 4 में से 3 सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। एक बार बीजेपी प्रत्याशी विजयी रहे। कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी ने ये चुनाव जीता है, तो वहीं बीजेपी के घनश्याम तिवारी विजयी रहे। तो चलिए आपको बता दें किस विधायक को कितनी कितनी सीटें मिली हैं। यहां पर रणदीप सुरजेवाला को 43 सीटें मिली हैं, मुकुल वासनिक को 42 सीटें मिली हैं, प्रमोद तिवारी को 41 सीटें मिली हैं। वहीं घनश्याम तिवारी जो कि बीजेपी से खड़े हुए थे, उन्हें 43 सीटें मिली हैं। कांग्रेस का एक वोट यहां पर रिजेक्ट भी हुआ है। तो लगातार कांग्रेस की ओर से दावे किए जा रहे थे कि 3 सीटों पर कांग्रेस की जीत पक्की है, और ये बात कहीं ना कहीं आज सही साबित हुई है। आज जब नतीजे सामने आए तो कांग्रेस ने 3 सीटों पर कब्जा किया, वहीं बीजेपी को महज 1 सीट पर ही संतोष करना पड़ा। तो बीजेपी के घनश्याम तिवारी को 43 वोट मिले हैं, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जीत के बाद किस तरीके से जश्न मनाया गया, ये उसकी तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधायकों की तारीफ करते नजर आए और उन्हें धन्यवाद भी कहा। और 1 सीट जैसा कि बीजेपी से मिला, तो इसको लेकर भी उन्होंने बीजेपी विधायक को धन्यवाद दिया। तो 4 सीटें कांग्रेस के कब्जे में गई हैं, और इसके साथ ही बीजेपी ने 1 सीट पर कब्जा किया है। बीजेपी के एक विधायक ने अपना वोट कांग्रेस को दिया, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए धन्यवाद भी दिया है। तो आज सुबह वोटिंग की गई। सुबह 9 बजे से 4 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया चली। उसके बाद 5 बजे से काउंटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। 5 बजे से काउंटिंग शुरू हुई और बीच में टेक्निकल खामियों के चलते काउंटिंग को रोकना पड़ा, लेकिन इसके बाद काउंटिंग की शुरुआत कर दी गई। और करीब 8:30 बजे जो नतीजे थे वो सभी के सामने थे। लगातार ये कहा जा रहा था कांग्रेस की ओर से कि 3 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा होगा, लेकिन इस बीच हॉर्स ट्रेडिंग का भी जो खतरा था वो बना हुआ था। लेकिन इन सब के बाद जो नतीजे सामने आए हैं वो अब सबके सामने हैं। राजस्थान की परंपरा रही है हमेशा, और उस परंपरा में तोड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसी परंपरा जो गुजरात के अंदर इन्होंने पैदा कर रखी है और राज्यों में कर रखी है, राजस्थान में नहीं फैलाई लोग। मुझे बहुत खुशी है कि तीनों साथी हमारे बड़ी साथी देश के बड़े नेता हैं। चाहे सुरजेवाला जी का आप जानते स्पोक्स पर्सन है, तिवारी साहब हमारे लखनऊ में 10 बार विधानसभा चुनाव जीते हैं। मुकुल वासनिक जी तो राजस्थान में हमारे 8 साल तो रहे महामंत्री, 22 साल से एआईसीसी के महामंत्री। तो तीनों ऐसे नेता हमारे बीच में जीत के गए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि जो समस्याएं हमारे राजस्थान की अलग तरह की है, विशेष रूप से ईआरसीपी की, तो ईस्टर्न कैनाल है वो बहुत बड़ा मुद्दा राजस्थान में है। यकीन है कि तीनों साथी उस मुद्दे को उठाएंगे। प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था राजस्थान की जनता से निभा नहीं रहे हैं, जोड़ देंगे जिसे 13 जिलों में पानी का संकट समाप्त हो, 2 लाख हेक्टेयर जमीन का सिंचाई का साधन हमें मिल सके। मैं उन सब के प्रति कृतज्ञ और आभार प्रकट करता हूँ। आपको अतिरिक्त 43 मत मिले, 43 पोडियम पे आपको 43 केंद्र के निर्देश के बाद ये तय हुआ था कि हमें इसमें किसी तरीके की कोई कोताही नहीं करनी है, और इस लिहाज से प्रथम वरीयता के यही वोट तय किए थे, और उस लिहाज से आपको 43 वोट मिले हैं। और मुझे लगता है कि घनश्याम जी जैसे वरिष्ठ राजनेता का, इतने अच्छे पार्लियामेंटेरियन का पार्टी को भी और प्रदेश को अपर हाउस में जाने से लाभ मिलेगा। तो किसी भी राजनीतिक मायने में आपका निर्वाचन ये प्रदेश की जनता के लिए और पार्टी के लिए मुझे लगता है एक अच्छा निर्णय भी है, और इस लिहाज से पार्टी के सभी विधायकों ने, कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया, उनका मैं सबको धन्यवाद देता हूं। तो राज्यसभा चुनाव के नतीजे आज सभी के सामने आ गए। 3 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा रहा, तो वहीं बीजेपी को महज 1 सीट पर ही संतोष करना पड़ा है।
और कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। बीजेपी विधायक शोभा रानी कुशवाहा को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। नोटिस जारी कर विधायक शोभा रानी से 7 दिन में जवाब मांगा गया है। पार्टी के निर्देश के बाद उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद तिवारी को वोट दिया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शोभा रानी ने कांग्रेस को वोट किया था और इसे देखते हुए उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। और इसके साथ ही शोभा रानी से 7 दिनों में जवाब भी मांगा गया है। व्यक्ति बताया मेरी व्यक्तिगत बहुत परेशानी है। मेरे पति लंबे समय से जेल में हैं, उन पर कई प्रकार के मुकदमे बने हुए हैं, हम पर तरह तरह के दबाव हैं और उसमें कोई सहयोग होने की उनकी तरफ से हमको आशा लगती है। इस कारण से उन्होंने किया, लेकिन कुछ भी किया हो पार्टी अनुशासन का विरुद्ध है, चाहे उनकी व्यक्तिगत कोई भी परेशानी हो। लेकिन दुर्भाग्य मैंने पहली बार देखा कि इस मुख्यमंत्री जी ने जिस घृणित स्थान पर गया, चंद्रकांता को केवल नोटिस इसलिए पकड़ाया, 9 तारीख को उनको वहां उपस्थित होने के लिए इसलिए कहा कि ताकि उसमें दबाव में आकर करे, और कुछ हमारे एमएलएज को भी किसी की जमीनों के बारे में केस खोलने का प्रयास किया, किसी को किसी नोटिस देकर के उनको जो है ना दबाव में लेने का प्रयास किया। लेकिन हमारा ये पार्टी का डिसिप्लिन रहा कि हमारा सारे लोग जिनको भी परेशान करना है वो अपनी जगह एकजुट रहे, अनुशासन का परिचय दिया। और एक ने जो क्रॉस वोट किया है वो पार्टी के अधिकृत जो हमारे वहाँ एजेंट बैठे थे उन्होंने देखा है, और देखने के आधार पर उनको मैंने आज निलंबित कर दिया है और आगे का काम सदस्यता समाप्त करने का पार्टी। और फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। ग्रेटर निगम में राजस्व वसूली के मामलों में आज चर्चा की गई। यूडी टैक्स वसूली की धीमी रफ्तार पर निजी कंपनी पर सवाल उठाए गए। टैक्स की टारगेट के मुताबिक कम वसूली पर आयुक्त ने नाराजगी जाहिर की। जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट बसों में सरकारी ड्राइवर्स को अब कंडक्टर बनाया जा रहा है। इसे लेकर जेसीटीएसएल में विवाद गहराता जा रहा है। कंडक्टर बनने के लिए ड्राइवर रजामंदी नहीं दे रहे। जयपुर में 12 जून को अमन और इंसाफ कॉन्फ्रेंस होगा, जिसमें देश भर से मुस्लिम, उलेमा, दलित समाज और कई धर्मों के जनप्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। कॉन्फ्रेंस में देश भर में अमन और इंसाफ को लेकर बात की जाएगी। जयपुर समेत देश भर में कोरोना केसेस फिर से धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में जयपुर में कोरोना के 46 नए मामले सामने आए। राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर आज छात्र जनप्रतिनिधियों ने निर्जला एकादशी के मौके पर शरबत की सबीलें लगाईं। बड़ी तादाद में राहगीरों ने शरबत पिया। जेकेके में जयपुर गजल फेस्टिवल के दूसरे दिन आज कुलदीप सिंह राव, सैफ नईम अली, सावरमल कथक द्वारा गजल की प्रस्तुतियां दी गईं। फेस्टिवल 12 जून तक चलेगा। सीकर में वकील के आत्मदाह की घटना को लेकर वकीलों में गुस्सा है। जयपुर में भी सेशन कोर्ट के बाहर वकीलों ने उग्र प्रदर्शन किया। नुपुर शर्मा के खिलाफ जयपुर में विरोध प्रदर्शन किया गया। कई इलाकों में रैली निकाली गई तो कहीं पर नारेबाजी कर अपना विरोध दर्ज कराया गया। जयपुर में एक व्यक्ति ने आपसी रंजिश में अपने परिचित को 2 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। आग की लपटें उठता देख कॉलोनी वासियों में हड़कंप मच गया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ग्रेटर निगम में निगम आपके द्वार अभियान के तहत आज जयपुर के वार्ड नंबर 28 में निगम प्रशासन पहुंचा। मेयर सौम्या गुर्जर और चेयरमैन दुर्गेश नंदिनी ने लोगों के बीच पहुंचकर समस्याएं जानी।
ग्रेटर निगम में राजस्व वसूली के मामलों में आज चर्चा की गई। यूडी टैक्स वसूली की धीमी रफ्तार पर निजी कंपनी पर सवाल उठाए गए। टैक्स की टारगेट के मुताबिक कम वसूली पर आयुक्त ने नाराजगी जाहिर की। जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट बसों में सरकारी ड्राइवर्स को अब कंडक्टर बनाया जा रहा है। इसे लेकर JCTSL में विवाद गहराता जा रहा है। कंडक्टर बनने के लिए ड्राइवर रजामंदी नहीं दे रहे। जयपुर में 12 जून को अमन और इंसाफ कॉन्फ्रेंस होगा, जिसमें देश भर से मुस्लिम, उलेमा, दलित समाज और कई धर्मों के जनप्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। कॉन्फ्रेंस में देश भर में अमन और इंसाफ को लेकर बात की जाएगी। जयपुर समेत देश भर में कोरोना केसेस फिर से धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में जयपुर में कोरोना के 46 नए मामले सामने आए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। दिल्ली से ये खबर है, रोहित जोशी से करीब 6.5 घंटे पूछताछ की गई है। रोहित के एडवोकेट दीपक चौहान भी उस दौरान मौजूद रहे। शनिवार को पुलिस ने फिर रोहित को तलब किया है। अग्रिम जमानत से संबंधित जमानत पर बॉन्ड भी भरा गया है। जांच अधिकारी ने रोहित को नोटिस दिया है। मोबाइल बरामद करने के लिए एक नोटिस दिया गया। और दिल्ली से सहयोगी लखवीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, आज पूछताछ में क्या कुछ बातें हुई, जरा डिटेल में बताइएगा दर्शकों को। बिल्कुल प्रियंका, आज लंबी और सघन पूछताछ दिल्ली के सदर बाजार थाना पुलिस ने रोहित जोशी से की है, क्योंकि रोहित जोशी पर कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है कि उन्होंने जयपुर निवासी युवती के साथ ब्लैकमेलिंग की है, उनके साथ यौन शोषण किया, अप्राकृतिक यौन शोषण सहित कई मामलों में उनसे आज पूछताछ हुई है, जिसमें वो अपने वकील के साथ पहुंचे। दीपक चौहान और उनकी टीम भी मौजूद थी। सुबह 11 बजे रोहित वहां पहुंचे थे और 6 घंटे की लंबी पूछताछ हुई है। शाम 6 बजे वहां से वो निकले हैं। आपको बताएं कि जिस प्रकार से पूरा मामला हो चुका है, इसमें जिस प्रकार की पूछताछ आज की गई है, तो जांच अधिकारी ने रोहित जोशी को मोबाइल बरामद करने का भी एक नोटिस दिया है। इस पर रोहित की ओर अधिवक्ता की ओर से में जवाब देते हुए कहा गया है कि रविवार को मोबाइल पेश कर देंगे। बता दें, अग्रिम जमानत की सुनवाई के दौरान भी आईओ ने 30 हजारी कोर्ट में कहा था कि रोहित मोबाइल जब्त करवाना होगा। ऐसे में ये तय माना जा रहा था कि पूछताछ में मोबाइल के लिए रोहित से कहा जाएगा। ऐसे में मोबाइल की तफ्तीश पूछ करेगी, ये देखेगी कि चैट्स के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई है। ठीक है लखवीर, चलिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और इस बीच सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जल्द ही आरोपी रोहित जोशी का मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। दिल्ली पुलिस के द्वारा ये मेडिकल टेस्ट कराया जाना है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। रोहित जोशी का जल्द ही मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। शंकर आनंद सहयोगी इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। शंकर, बताया जा रहा है कि जल्द ही मेडिकल टेस्ट होना है, क्या कुछ जानकारी है इसे लेकर? देखिए, रोहित पे जिस तरह से आरोप लगे हैं रोहित जोशी पर, वो काफी संगीन आरोप हैं। और जिस तरह से एक लड़की के साथ में, एक महिला के साथ में जिस तरह से बकायदा एक दुष्कर्म करने का आरोप लगा, इसके साथ ही कई और प्राकृतिक तौर पर जिस तरह से दुष्कर्म करने का आरोप लगा है, लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला का जो 164 के तहत जो बयान दर्ज करवाया गया था, उसी बयान के आधार पर अब आगे जो सबसे बड़ी प्रक्रिया होने वाली है, वो आरोपी रोहित जोशी का मेडिकल टेस्ट होगा। और ये दिल्ली स्थित जो हिंदूराह हॉस्पिटल है, वहां पर उसका मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा। और ये जो मेडिकल टेस्ट की जो प्रक्रिया है, वो अगले 2 दिनों के अंदर ही। ठीक है शंकर, तो 2 दिनों के अंदर मेडिकल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और अब एक नजर क्राइम टॉप 10 पर।